तो तनाव, आज हम तनाव के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि तनाव क्या है। तनाव अंग्रेजी भाषा के शब्द स्ट्रेस से जो बना है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्ट्रिक्टस से हुई है, जिसका अर्थ है तंग या संकीर्ण, यानी संकीर्ण यानी एक तरह से कसना, टाइट होना। तो यह जो शब्द है अनेक व्यक्तियों द्वारा तनाव अवस्था में वर्णित मांसपेशियां तथा श्वसन की कसावट और संकुचन की आंतरिक भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। जो हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं, श्वसन है, उसकी कसावट और उसकी जो है संकुचन की भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है, यानी एक तरह से जो महसूस कराता है। जान गए, तनाव एक तरह की कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों द्वारा व्यक्ति में होने वाले शारीरिक, संवेगात्मक, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक परिवर्तन है, जो व्यक्ति के इन सभी पक्षों को प्रभावित करता है। एक तरह से क्या है, जो परिस्थितियां, परिस्थिति में जो हमारी जो कठिन परिस्थिति है, हमारी परिस्थितियां होती हैं, उसमें व्यक्ति में जो भी शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक, व्यवहारात्मक जो परिवर्तन होते हैं, वो क्या होता है, एक तरह से तनाव होता है। तनाव अगर सरल शब्दों में यूज करें तब मन के भीतर होने वाला है। क्या है तनाव? मन के भीतर होने वाला एक विकार है। जब मन जब मन की परिस्थिति विशेष के स्थापित आता है, तो तनाव का जन्म होता है। तनाव का जन्म का वो कोई जो व्यक्ति होता है, किसी परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिसके साथ वह सामंजस्य अपना नहीं कर पाता है, तो तनाव होता है। तनाव एक द्वंद्व है जो मन एवं भावनाओं में गहरी दरार पैदा करता है। क्या एक तरह से द्वंद्व है, यानी एक तरह से संघर्ष है जो मन और भावनाओं में गहरी दरार पैदा करता है। तनाव अन्य अनेक मनोविकारों का प्रवेश द्वार है। जो हमारे अंदर जो मन विकार में पैदा होते हैं, मन में जो भी परेशानी होती है, वो क्या है, उसका प्रवेश द्वार है। इससे मन में हमारे अशांत भावना, अस्थिर शरीर, अस्वस्थता का अनुभव करते हैं। तो एक तरह से तनाव है कि तनाव हमारे भीतर होने वाला एक तरह का क्या है, विकार है मन के भीतर होने वाला, और परिस्थिति विशेष के साथ हम कोई सामंजस्य नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम तनाव, उससे जन्म होता है, तनाव पैदा होता है। या ये कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं, आकांक्षाएं, आवश्यकताएं, रुचियां होती हैं। जब व्यक्ति इन को पूरा करने में असफल होता है या उनको पूरी नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर जो मन में एक प्रकार का संघर्ष होता है, वह संघर्ष ही हम तनाव कहते हैं। उसी संघर्ष को हम क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं। जब अपनी इच्छा पूर्ति जो होती है उसकी या आकांक्षाएं उनको जब प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उनके मन के अंदर एक तरह के संघर्ष होता है, हलचल पैदा होती है, और वह संघर्ष को हम क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं। तनाव के बारे में आगे जाने। तनाव जो शब्द है, जो स्ट्रेस शब्द है, वो हेंस सेली ने खोजा था। किसने खोजा था? हेंस सेली ने खोजा था। और उन्होंने कहा था किसी भी आवश्यकता के आधार पर अनिश्चित प्रतिक्रिया के रूप में तनाव को बताया था। उन्होंने कहा था शरीर की जो आवश्यकता के आधार पर अनिश्चित हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, वो क्या है, तनाव है। तनाव को सेली ने दो प्रकार से, यानी दो प्रकार से तनावों की संकल्पना उन्होंने की थी। पहली की थी स्ट्रेस की। इसका मतलब होता है, एक तरह से हम बात कर सकते हैं तो एक तरह से सकारात्मक, क्या होता है, सकारात्मक तनाव कह सकते हैं इसको। स्ट्रेस को क्या कह सकते हैं, सकारात्मक तनाव कह सकते हैं। इसमें कम मात्रा में, जब व्यक्तिगत कम मात्रा में या जो चाहता है उचित मात्रा में तनाव होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस, सकारात्मक तनाव कहते हैं। ये हमारे लिए क्या होता है, एक तरह से फायदेमंद होता है। क्या होता है, जो सकारात्मक तनाव होगा वो क्या हमारे लिए फायदेमंद होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो हमारे अंदर क्या करेगा, जो रचनात्मक शक्ति है और कार्य निष्पादन की क्षमता है, उसमें वृद्धि करता है। हमारे जो जो हमारी रचनात्मक शक्ति है, नई नई चीजों को ढूंढने की कोशिश हम करते हैं, और हमारे जो कार्य है उसको कितना जल्दी खत्म कर सकते हैं, वो हमारे सकारात्मक तनाव के ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें क्या करता है, रचनात्मक शक्ति और कार्य निष्पादन में की जो क्षमता है उसमें वृद्धि करता है, और इससे हमें क्या सम्मान प्राप्त होता है, यानी आत्मसंतोष भी मिलता है। जो हमें आत्मसम्मान या आत्मसंतोष इससे
प्राप्त होता है। उदाहरण के रूप में जाने हम कोई खेल रहे हैं, उसमें थोड़ा हम इच्छित तनाव लेते हैं, तो क्या है जो भी खेल खेलते समय हम उसको क्या कर सकते हैं, उस खेल में अपनी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक सकारात्मक क्या है, कम मात्रा में जो होता है या जो जितना हम चाहते हैं उसी के लिए किसी कार्य को लिए वह तनाव या स्ट्रेस तनाव कहलाता है। विपत्ति की बात करें, जब तनाव बुरा हो, संयमित हो, अति या अवांछ हो, तो विपत्ति या इसी तरह क्या कहते हैं, नकारात्मक प्रभाव की या तनाव भी कह सकते हैं। नकारात्मक तनाव वही, और इसका पॉजिटिव का उल्टा इसमें क्या होता है, हमारी जो भी रचनात्मक शक्ति है या जो हमारी कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या एक तरह से उसका उसमें कमी आ जाती है या उसका ह्रास हो जाता है। तो क्या होता है, व्यक्ति में असंतोष की भावना और निराशा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। उसके अंदर क्या होता है, एक तरह से जो है असंतोष आ जाता है और निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये एक तरह से क्या होती है, असंयमित होती है, व्यक्ति उसको संयमित नहीं कर सकता है और नहीं उसको एक तरह से अवांछित होती है, व्यक्ति को बिना चाहिए इस प्रकार का जो तनाव मिलता है उसे हम विपत्ति नकारात्मक कहते हैं। जैन शैली ने इसको तनावों की संकल्पना की थी। और अब इसकी परिभाषाओं की बात करते हैं तो क्रो एंड क्रोकर, तनाव या संघर्ष उस समय उत्पन्न होते हैं जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसकी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं के कार्य करती है। ये भी बताया जो उसकी जो रुचियां हैं, जो उसके जो विपरीत काम कर रहा है, जो शक्तियां हैं जो उसके विपरीत काम कर रही हैं, वह उससे तनाव उत्पन्न होता है। दूसरा, जेम्स ड्रेवर जी ने कहा था तनाव खिंचाव अनुभूति है। जैसे हमने खिंचाव बताया, कसना बताया, उसका जो स्ट्रेस का अर्थ ही खिंचाव है। तनाव खिंचाव की अनुभूति है। संतुलन में बाधा होने का अवबोध है। हमारे जो संतुलन है, जो हम सामंजस्य पैदा करते हैं अपने वातावरण में, उसका क्या है, बाधा होने का अवबोध है। वह स्थिति में अनिष्टकारी कारक का सामना करने हेतु व्यवहार परिवर्तन के लिए तत्परता है। हम जो अनिष्टकारी कारक है एक तरह से, तो वो क्या है, हम जो व्यवहार करते हैं वो हमारे व्यवहार को परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार से जेम्स ड्रेवर ने ये परिभाषा दी। अब इस प्रकार हम आगे बात कर रहे थे, जब व्यक्ति में तनाव होता है तो उसके सामने कोई न कोई समस्या आ जाती है, और समस्या आती है जो तनाव की स्थिति में रहता है तो वो समस्या को सुलझा नहीं सकता। जब तक अधिक तनाव में रहेगा तो वो किसी भी समस्या को आसानी से नहीं सुलझा सकता है। तो इससे क्या होता है, अब बात करते हैं तनाव के क्या प्रकार हैं, तनाव किस किस प्रकार का हो सकता है। तो तनाव की बात करें तो हम तनाव को 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं, जैविक तनाव, मनोवैज्ञानिक तनाव और सामाजिक तनाव। इसमें क्या होता है, जैविक तनाव की बात करें जब व्यक्ति शारीरिक रूप से रोगों से पीड़ित रहने लगे, जब उसके अंदर का शारीरिक रोग हो जाए, उससे अगर रहता है उसके अंदर क्या है, जैविक तनाव या एक तरह जिसको शारीरिक तनाव भी कह सकते हैं। इसमें जैसे उदाहरण की बात करें, कोई कैंसर से पीड़ित है या दमा है या कुष्ठ है या अनिद्रा है, तो ये क्या है, एक तरह से ये व्यक्ति जब रहता है पीड़ित रहता है तो ये क्या है, एक तरह से तनाव है। शारीरिक आ जाती है, व्यक्ति में क्या आ जाती है, शारीरिक अक्षमता आती है और वह उन कार्यों को भी नहीं कर पाता जो पहले से आसानी से कर लेता था। उन कार्यों को, जिन कार्यों को वो आसानी से कर लेता था, उन कार्यों को भी करने में उसमें अक्षमता आ जाती है। तो एक तरह से जैविक तनाव है जिसमें विभिन्न प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं उसके अंतर्गत। और दूसरी बात की जाए मनोवैज्ञानिक तनाव, इस प्रकार का तनाव जो है एक तरह से मन से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत व्याकुलता, चिंता, अप्रसन्नता के भाव हमारे अंदर आ जाते हैं। जैसे उदाहरण बात करें, अगर हमें किसी व्यक्ति से जो हमारा मित्र है, उदाहरण के रूप में समझते हैं, जब कोई व्यक्ति हमारा मित्र है वो हमसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारा सहयोग करेगा, लेकिन वो सहयोग नहीं करता है, वो नहीं करता है, तो वो क्या है, ऐसे में वो अपने अंतर्गत एक तरह से आत्महीनता उसके अंतर्गत आ जाती है। दूसरा सामने वाला सहयोग नहीं कर रहा है तो उसके अंतर्गत क्या आ जाती है, आत्महीनता आ जाती है। जैसे परिवार में लोगों की बात की जाए, भाई बहन और माता पिता उसको अगर एक तरह से उसको सहयोग नहीं करते हैं तब भी उसमें आत्महीनता आ जाती है और व्यक्ति क्या है, तनाव से पीड़ित हो जाता है। व्यक्ति जब तनाव से पीड़ित हो जाता है तो विभिन्न प्रकार के मनोविकार, हमने बताया, विभिन्न प्रकार के रोगों से वह पीड़ित हो जाता है। जब बात करें मनोवैज्ञानिक तनाव की तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है अहम, अहम तुमने पढ़ा होगा, ईगो। एक तो ईगो निहित होता है, एक अहम रहित होता है। मतलब ईगो जो
नॉन ईगो, एक तरह से उसमें ईगो नहीं है। तो दो प्रकार की अगर इसका उदाहरण के द्वारा समझे, अगर हम कोई ऐसा कार्य हमारे सामने होता है या हम उस कार्य को इस प्रकार करते हैं जिसमें हमारे अहम जुड़ा हुआ हो, जैसे हम किसी व्यक्ति का कोई बीमार हो जाता है तो हमारा अहम है उसको दवाई करा करके उसका इलाज करा दें और उसकी सही हो जाए, लेकिन हम क्या दवाई नहीं करा पाते हैं तो क्या होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमारे अहम नियत भावना इसके अंदर पैदा हुई कि हम अपने आप को कोसेंगे कि हमारा जो है इस प्रकार का कार्य नहीं करा पाए। और अहम रहित की बात की जाए तो अगर कोई बीमार पड़ गया है उसको दवाई भी दिलवा दी है और फिर भी वो अगर जो है जीवित नहीं रहता है तो हम उसको अहम रहित मानते हैं, क्योंकि हमें संतुष्टि मिलती है कि हमने उसकी दवाई कराई और उसका इलाज प्रॉपर करा है। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं अहम निहित और अहम रहित को। एक चोर है, चोरी करता है तो उसको जेल होती है तो उसको क्या है उसके अहम को ठेस पहुंचती है, तो वो क्या है एक तरह से अहम निहित तनाव होता है उसके अंतर्गत। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाता है तो उसमें क्या है वो अहम रहित निहित न होकर के उसके अंतर्गत अहम रहित तनाव पैदा हो जाएगा। इस प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक तनाव होते हैं जो कि एक तरह से मानसिक रूप से जो है पीड़ित करते हैं। सामाजिक तनाव, जब तनाव सामाजिक मूल्यों की बात हो, नैतिकता की बात हो या सामाजिक दबावों की बात हो, उनके कारण जो उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं सामाजिक तनाव कहते हैं, क्योंकि हम उसका प्रतिरोध या उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे सामाजिक मूल्य नैतिकता है सामाजिकता है, अगर उसको हम हमारे किसी भी कार्य के आड़े आती है तो हम उसको इस तरह से सामाजिक तनाव कहेंगे या कहते हैं। उदाहरण के रूप में इसको समझे, अगर कोई व्यक्ति है वह सामाजिक मानदंडों के विपरीत शादी करना चाहता है, जो सामाजिक जो मानदंड बनाए समाज में हमारे में जो उसके अगर करना चाहता है तो क्या होता है वो शादी नहीं कर सकता है, तो उसे क्या एक तरह से तनाव से पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि उसके जो पारिवारिक मूल्य है उसके बाधा उत्पन्न होगी। इसी प्रकार हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की तरह, उदाहरण की तरह, अगर कोई व्यक्ति धन कमाना चाहता है और समाज में तुम्हें पता है कि धन कमाने के जो मानक निर्धारित है, नेत मानकों की बात हो रही है, तो मानक निर्धारित है, तो वह व्यक्ति अगर धन नहीं कमा पाता तो उसके अंतर्गत क्या रहेगा तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि जो मूल्य है उसकी जो नैतिकता है वो धन कमाने में एक तरह से क्या है बाधा उत्पन्न कर रही है। ये इस प्रकार के तनाव है जो है जैविक तनाव है, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तनाव है। इसके अलावा एक वातावरणीय तनाव की भी बात होती है, जो वातावरण के द्वारा हमें तनाव प्राप्त होते हैं। अब बात करेंगे तनाव क्या कारण है, इनके क्या कारक हैं जिनसे कि ये तनाव पैदा होता है। इसकी बात करें हम तो जीवन की कुछ मुख्य घटनाएं बदलाव, हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि हमें एक तरह से तनाव पैदा करती हैं। कुछ बदलाव होते हैं हमारे जो जीवन में, अचानक बदलाव होते हैं, तो वो क्या होता है एक तरह से तनाव को जो है पैदा करते हैं। जैसे सेवानिवृत्ति है, अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है जो सेवानिवृत्ति हो रही है तो उसकी क्या एक तरह से मुख्य घटना है, अगर वो उसकी सेवा हो रही है तो उसको क्या एक तनाव या हो जाएगा अंदर, उसके मन में यह चलता रहेगा कि अब हमारी जो रिटायरमेंट के बाद किस प्रकार की जीवनचर्या होगी, या किस प्रकार हमारे जो अगर पैसा भी कम मिलने लगा तो किस प्रकार हमारा फ्यूचर किस प्रकार निर्धारित होगा, इस प्रकार के उसके अंतर्गत ये तनाव पैदा हो जाते हैं। ऐसे तलाक की बात की जाए, अचानक घटना घटती है कोई, जैसे तलाक क्या है अचानक महिला पुरुष में या पति पत्नी में कोई जो है आपस में संघर्ष हो जाता है या कोई जो है विवाद हो जाता है तो उसके क्या है तलाक हो जाता है। तलाक के द्वारा भी उसके अंदर में क्या है कैसे तनाव पैदा हो जाता है। एक तरह से जो जीवन में अचानक जो मुख्य घटनाएं घट जाती हैं वो तनाव जो है तनाव का कारण बनती है। दूसरा दूसरा है रोजमर्रा की परेशानियां। व्यक्ति बहुत से कार्यों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करता है, जैसे वस्तुओं को गलत जगह पर रख देना या उनका खो जाना, या निर्धारित जो हमें तिथि मिली है दिनांक मिली है उसके अनुसार कार्य न कर पाना, या कोई वाहनों में जा रहा है कहीं तो वाहनों में जाम में फंस जाना, या कहीं लाइन में खड़ा होना पड़े तो उसमें पंक्ति में इंतजार करना। जब इस प्रकार की गतिविधियां होती है उसको एक तरह से तनाव पैदा करती है। तनाव के कारण जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम रोज की करते हैं फिर भी हमें जल्दी जो इच्छा अनुसार कार्य नहीं हो पाता है तो वो क्या है हमें एक तरह से तनाव पैदा करता है।
इसके बाद बात करें दीर्घकालिक भूमिका। कभी जीवन में क्या होती है, कुछ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, कुछ इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं कि हम जो है उसका बहुत समय से यानी दीर्घकाल रूप से, बहुत कई वर्षों से या कह सकते हैं कई वर्षों से उस भूमिका को निभाते आ रहे हैं। तो अब क्या है, जो एक तरह जब उस भूमिका को निभाते निभाते भी एक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे वैवाहिक जीवन में मुश्किलों का सामना करना, जैसे पति पत्नी में अपने वैवाहिक जो संबंध है उनको लेकर के उनके अंदर कोई विवाद पैदा हो जाता है या कोई खटास अपने संबंधों को लेकर पैदा हो जाती है, तो उनके क्या है, एक तरह से तनाव पैदा होता रहता है। आए रोज दिन रोज जो है घर में विवाद होते रहते हैं। दूसरा, विकलांग बच्चे को संभालना। भाई कोई किसी का विकलांग बच्चा है, काफी समय से कई सालों से उसको संभाल रहा है, तो उसके अंदर भी वो तनाव पैदा हो जाता है। जैसे गरीबी में रहना, कोई व्यक्ति गरीबी में रहा है काफी समय से, तो गरीबी में रहते रहते उसको क्या एक तरह से तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। क्या दीर्घकालिक भूमिका है, बहुत कई वर्षों से या कई महीनों से लगातार उस चीज को करता आ रहा है, तो उसके तरह की क्या है, उसकी भूमिका को लेकर उसमें तनाव पैदा हो जाता है। आगे अभिज्ञात अधिघात की बात करें, ये क्या है कि ये अनपेक्षित हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं, भयंकर अत्यंत अशांत करने वाली घटनाएं होती हैं, जो हमारा उसको अपने अनुसार अपेक्षित नहीं करते हैं, एक तरह से अनपेक्षित हैं, हमारे जो मनचाही हैं, मनचाही नहीं है। और भयंकर मतलब जो हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है या हमारे जीवन को अशांत कर देती हैं। इस प्रकार की जब घटनाएं घटती हैं तो हमारे जीवन पर क्या है, एक तरह से गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। जब गहरा प्रभाव छोड़ती हैं तो हमें क्या है, तनाव का अनुभव होता है, तनाव हमारे अंदर पैदा होता है। जैसे किसी आणविक हमला या परमाणु बम है या बम फटना, किसी बम का फटना या हमारे किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ये उदाहरण है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि अभिज्ञात की स्थिति में भी हमें हो जाता है। जैसे हमारे कोई जानकार है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हमें क्या एक तरह से तनाव की अनुभूति होती है, तनाव पैदा करने के कारक हैं। और इनके अलावा भी बहुत सारे हमारे कारक हैं, उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। अन्य कारणों की बात करें तो हमें एक तरह से असफलता का भय, ये भी एक कारण है तनाव पैदा करने का। जब हम कोई व्यक्ति या हो या कोई छात्र हो या कह सकते हैं कोई व्यवसायी हो, तो उसमें क्या है, असफलता को लेकर क्या है, एक तरह से तनाव ग्रसित हो जाता है। और क्योंकि उसे यह ज्ञात नहीं होता कि वह व्यवसायी जो पढ़ाई कर रहा है छात्र या व्यवसाय कर रहा है व्यवसायी, उसको सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, तो इसको लेकर के उसके अंदर क्या है, एक तरह से तनाव पैदा हो जाता है। दूसरा, निराशावादी दृष्टिकोण। कभी कभी समाज में क्या होता है, कुछ व्यक्ति क्या निराशावादी दृष्टिकोण को लेकर के होते हैं और वो किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले उसके बारे में नकारात्मक सोच रख लेते हैं या नकारात्मक आने लगते हैं, नुकसान होगा या हमको हानि होगी। तो इस प्रकार से वो क्या एक तरह से तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। एक तरह से निराशावादी दृष्टिकोण भी हमें नहीं रखना होता है, इसलिए हमें कहते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो निराशा को, हमें किसी कार्य को अगर निराशावादी रूप में करेंगे तो वो कार्य को हम सफल नहीं कर सकते और हमारे अंतर्गत क्या है, एक तरह से जो है तनाव पैदा हो जाएगा। मिथ्या विश्वास पूर्वाग्रह। समाज में कुछ प्राचीन रीति रिवाज हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, एक तरह से अंधविश्वासी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो वो क्या एक तरह से अन्य के उन लोगों को जब झांसे में आ जाते हैं, क्या है, एक तरह से अपनी आकर के नुकसान पैदा कर लेते हैं। जब नुकसान हो जाता है तो उसके अंदर क्या है, वो एक तरह से हो जाता है, उसके अंदर का तनाव पैदा हो जाता है। इसके अलावा दुर्घटना या बीमारी का अभाव। अब किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, बीमारी से ग्रसित लाइलाज है और उसमें कोई समाधान नहीं है, तो वो एक तरह से तनाव से ग्रसित हेलो, तो वह संकोच में क्या करता है कि उसे आलोचना होने की चिंता उसके अंतर्गत आ जाती है कि उस कार्य को करेंगे तो हमें आलोचना का सामना करना पड़ेगा, जिससे क्या उसके अंतर्गत एक तरह से हीन भावना आ जाती है। उसके अंदर हीन भावना आ जाती है तो वो क्या एक तरह से कहीं ना कहीं तनाव से ग्रसित व्यक्ति हो जाता है। इसके अलावा बात करें भविष्य की चिंता। कुछ व्यक्ति वर्तमान में कर रहे कार्यों के साथ क्या है, भविष्य की भी जो बारे में सोचते हैं। जब भविष्य के बारे में सोचते हैं तो वो देखते हैं कि कैसे किया जाएगा कोई कार्य, हमारे जीवन किस प्रकार आगे भविष्य में होगा,
और भविष्य की जो चुनौतियां होंगी किस प्रकार उससे हम सामना कर रहेंगे। जब इस प्रकार के जो चीजों को सोचने लगता है तो वो क्या है, एक तरह से तनाव से ग्रसित हो जाता है। अकेलापन, तुम जानते हो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर वो समाज में रहता है तो कुछ कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, एक तरह से एकांत प्रिय है, वो क्या अकेला रहना पसंद करते हैं, वो किसी से मिलते जुलते नहीं है। तो उसका क्या है, उनके अंतर्गत अकेले रहने के कारण स्वभाव में उनके में परिवर्तन हो जाता है। और अगर कोई जो समाज में जाते हैं, समाज में के लोगों से मिलते हैं, तो उसमें क्या एक तरह से वो अपने आप को तनाव ग्रसित पाते हैं, वो अकेला ही रहना पसंद करते हैं। तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा असुरक्षा की भावना, या सुरक्षा की भावना की बात की जाए, कुछ लोग क्या होता है कि कहीं जाते हैं तो वो एक तरह से असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। जैसे महिलाएं किसी कार्यालय में या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करती है तो उनके अंदर असुरक्षा का जो माहौल हमेशा रहता है। या कहीं सुनसान रास्ते पे जाती है तब भी वहाँ उनके अंतर्गत जो है सुरक्षा की भावना रहती है, तो वो एक तरह से तनाव से ग्रसित हो जाती है, तनाव से ग्रसित रहती है। तो इस प्रकार के जो अन्य कारण हैं जो कि हमें तनाव को बढ़ावा देने के हैं। अब बात करते हैं कि तनाव के हम किस प्रकार पहचान सकते हैं, हम तनाव से पीड़ित हैं या नहीं, तनाव के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। जब उनकी बात की जाए तो हम क्या है, जैसे हम किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, क्या है, अगर हम किसी कार्य कर रहे हैं उसके पर ठीक प्रकार से उसमें हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, एक तरह से तनाव का लक्षण है। इसके अलावा स्मृति, हमारी जो सोचने की क्षमता है या हमारी मेमोरी है, वो क्या इसका नुकसान होने लगता है या उसमें कमी आने लगती है। हम जैसे कोई वस्तु को कहीं भी रख करके भूल जाते हैं, या कोई कार्य हमें करना उसको भूल जाते हैं, तो इसी के लिए हमारी स्मृति का ह्रास होने लगता है, वह भी एक लक्षण है। गलत निर्णय, हम कभी कभी क्या होता है तनाव के कारण गलत निर्णय ले लेते हैं, तो गलत निर्णय भी उसका लक्षण है। अनियमित उपस्थिति, इरेगुलरिटी आ जाती है। अगर हम किसी कार्य को रेगुलर पने से कर रहे हैं या अनियमित कर रहे हैं तो वो भी एक तनाव का लक्षण है। इसके अलावा आत्मसम्मान में कमी, कभी कभी हमारे जो उससे जो हम तनाव से पीड़ित होते हैं तो हमारे अंदर क्या है, आत्मसम्मान में कमी आ जाती है। हम एक तरह से किसी कार्य को कॉन्फिडेंस वे में नहीं कर पाते हैं। दुर्बल दीर्घकालिक योजना, कोई हमको योजना बनाते हैं तो वो एक प्रकार से अच्छी योजना नहीं बन पाती है। इसके अलावा भय, हमें किसी कार्य करने से अगर कोई भय लगता है तो वो भी एक तरह से किसका है, जो तनाव का लक्षण है। हमारी निद्रा में कठिनाई, हमें नींद नहीं आती है, या हमें खाने में कठिनाई होती है, या हम किसी प्रकार की दवाइयों को लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस प्रकार ये क्या है, एक तनाव के लक्षण है। इसके अलावा हमारे अंदर शारीरिक रोग हो जाते हैं, जैसे पेट का खराब होना, सिर दर्द होना, कमर दर्द होना, ये भी एक तरह से क्या है, इसके लक्षण, ये तनाव के लक्षण है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हम तनाव से पीड़ित हैं या नहीं है। अब बात करते हैं इसके क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसके क्या दुष्प्रभाव है जो कि हमारे शरीर पर पड़ते हैं। तो पहला की बात करें आगे, हमारा जो असामान्य संवेग, क्या है, असामान्य संवेग, इसके अंतर्गत क्या करता है, व्यक्ति असाधारण रूप से जो व्यवहार होते हैं उनको दिखाई देने उसके अंतर्गत लग जाते हैं। जैसे प्रसन्नता, वो हंसता ही रहता है, या उसके अंतर्गत हीनता आ जाती है, या उदासी आ जाती है, या किसी प्रकार का दुख पैदा हो जाता है, तो क्या एक तरह से असामान्य संवेग उसके अंतर्गत दिखने लगते हैं। तो ये क्या है, हमारे शरीर पर एक तरह से प्रभाव डालते हैं। दूसरा है असामाजिक व्यवहार। असामाजिक व्यवहार, हम समाज के अंदर एक तरह से सामाजिक व्यवहार नहीं कर पाते हैं, एकांत प्रिय हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, समाज के लोगों से मिलना जुलना हमारा बिल्कुल खत्म हो जाता है, और समाज की जो कार्य प्रणाली है उसको हम नहीं करते हैं। तो क्या सामाजिक व्यवहार हम करने लगते हैं और समाज के अंदर हम अपने आप को समाहित नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार का भी हमारे ऊपर दुष्प्रभाव इसका पड़ता है। अपराधी प्रवृत्ति, असामान्य असामान्य मानसिक क्रियाएं, तनाव की स्थिति में व्यक्ति क्या है, उसकी मानसिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। जैसे व्यक्ति सपने अधिक देखने लगता है, या उसमें विस्मरण की मात्रा अधिक हो जाती है, तो क्या है, एक तरह से अपने जीवन में कठिनाइयों का अनुभव करने लगता है। इसके अलावा बात करें अपराधी प्रवृत्ति, तनाव की स्थिति में व्यक्ति का क्या, जब मानसिक संतुलन असंतुलित हो जाता है तो वह विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने लगता है, इससे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रह पाता। इससे उसके क्या है, जैसे चोरी करना या डकैती करना, या किसी को नुकसान पहुंचाना, हिंसा करना, किसी के जो है ईर्ष्या रखना, इस प्रकार की जो अपराधिक प्रवृत्ति उसके अंतर्गत हो जाती है, तो वो अभी हमारे लिए अच्छी नहीं, हमारे ऊपर दुष्प्रभावित हमारे जो पूरे शरीर को करती है। इसके अलावा बात करें मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव भी इसका पड़ता है। तनाव की स्थिति में हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के स्नायु रोग हो जाते हैं, या फिर बात करें हमारे जो
हृदय गति पर प्रभाव पड़ता है, या हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या हमारी पाचन शक्ति पर इसका प्रभाव पड़ता है, मांसपेशियों में तनाव आ जाता है, सिर दर्द, इसके अलावा हमारे शरीर में जो शक्ति में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार के हमारे जो स्वास्थ्य पर प्रभाव इसका तनाव का प्रभाव पड़ता है। संस्था संगठन की बात करें, जब हम किसी का संस्था में काम कर रहे हैं तो वो भी उससे प्रभावित होती है। इसके अंतर्गत उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति क्या करता है, एक तरह से ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता, तो इससे क्या उसका संस्था जो है की गुणवत्ता है, जो उसकी जो क्वालिटी है उस पर प्रभाव पड़ता है। अच्छी प्रकार से नियोजन और प्रबंधन नहीं कर पाता उस संस्था में। उसके बाद बात कर रहे हैं, संस्था प्रमुख है, अधीनस्थ है, या जो भी कार्य कर्मचारी कर रहे हैं, या कोई संस्था है जैसे अब शैक्षिक संस्था है जो प्रशिक्षुओं पर, तो सभी पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो भावी कार्यों को करना चाह रहा है उसके निष्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है। भविष्य की रणनीतियों पर प्रभाव पड़ता है। मतलब एक तरह संस्था को पूरी तरह से प्रभावित करती है। एक तरह से तनाव के दुष्प्रभाव है, जो कि हमारे अंदर इस प्रकार के दुष्प्रभाव से हम ये पीड़ित रहते हैं। अब बात करते हैं, अगर इस प्रकार के दुष्प्रभाव है तो हमको इसको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। किसका करना चाहिए? तनाव को रोकने या तनाव को कम करने का प्रयत्न किया जाइए। तो इसके लिए हम जानते हैं तनाव का प्रबंधन। तनाव का प्रबंधन हमको करना पड़ेगा। किस प्रकार हम अपने को मैनेजमेंट करेंगे जिससे कि तनाव को कम किया जा सके। तनाव प्रबंधन से आशय यह है कि हमें ऐसी क्षमता पैदा करें जिससे तनाव बढ़ने से पहले ही रुक जाए, या फिर उन बातों से बखूबी निपटें जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। जब हम किसी ऐसी अपने अंदर ऐसी क्षमता पैदा कर लें कि तनाव बढ़ने से पहले वह रुक जाए, या फिर ऐसी बातों को जान लें, ऐसी समस्याओं का समाधान करना सीख लें जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, उनको पहले से निपटारा कर लें। उद्देश्य यह है कि हम अपने जीवन में अधिक तनाव को कम करके तनाव का प्रबंधन करें। अधिक तनाव की स्थिति में हम और उद्देश्यों को पूरा करने में बाधा महसूस करते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि तनाव उत्पन्न करने वाली जो स्थितियां हैं, या तनाव को उत्पन्न करने वाली जो स्थितियां हैं, उनको पूरी दृढ़ता और वह संकल्प शक्ति के साथ सामना करने के लिए स्वयं को तैयार करना क्या एक तरह से तनाव प्रबंधन कहलाता है। समझ आया? तनाव को उत्पन्न करने वाली को पूरी दृढ़ता और संकल्प शक्ति के साथ सामना करने जब हम स्वयं को तैयार करते हैं, वो एक तरह क्या है? तनाव प्रबंधन कहलाता है। तनाव प्रबंधन के अंतर्गत हमें ऐसी तकनीकों या ऐसी विधियों से परिचित होते हैं जो कि हम मनोवैज्ञानिक तनाव से पार पाने में सफल हो जाते हैं। क्योंकि तनाव व्यक्ति की शारीरिक स्थिति है जिसमें वो आंतरिक बाह्य रूप से तनाव से लड़ने, उसे भागने के लिए प्रेरित होता है। हम तनावपूर्ण स्थितियों को जूझने, उन्हें बदलने की रणनीतियों का प्रयोग करें। अब हमें इस प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करना है जिससे कि हम ये तनाव प्रबंधन, अपने तनाव को कम कर सकें। तो ऐसी विधियों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, कौन कौन सी विधियां। तनाव प्रबंधन की विधियों की बात की जाए, कुछ विधियां बताई हैं जिसमें उन्होंने दो भागों में इसको जो विभाजित किया है, दो विधियों में विभाजित किया है, प्रत्यक्ष विधियां और अप्रत्यक्ष विधियां, नहीं डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की बात की जाए तो इसके अंतर्गत व्यक्ति चेतनावस्था में जब व्यक्ति रहता है, चेतनावस्था में व्यक्ति रहता है तो तनाव को कम करने का प्रयत्न करता है। और ये विधि क्या है? प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। जब चेतन मन से व्यक्ति चेतनावस्था में रहता है और तनाव को कम करने का प्रयत्न करता है तो वो क्या है? एक तरह से प्रत्यक्ष विधियां होती हैं। तो गेट्स ने कहा था ऐसी विधियों का प्रयोग हम करते हैं तो किसी विशेष समस्या के स्थायी समाधान के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इन प्रत्यक्ष विधियों की बात की जाए तो जैसे पहला है बाधाओं का नष्ट या दूर करना, दूसरा है कार्य विधि में परिवर्तन, तीसरा विधान प्राप्ति की युक्ति, चौथा अन्य लक्षणों का प्रस्तावन, पांचवा विश्लेषण और निर्णय। बात की है बाधाओं को नष्ट करना या बाधाओं का समाधान। इसमें क्या करता है व्यक्ति? अपनी आवश्यकता की पूर्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं या जो भी अवरोध पैदा हो रहे हैं उनमें क्या है? पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास करता है। जब उनको खत्म करने का प्रयास करता है तो व्यक्ति क्या है? अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर लेता है। तो उसका तनाव क्या होता है? समाधान जो समाप्त हो जाता है। यानी अपने जो भी उसकी जो अवरोध पैदा हुए या आवश्यकता पूर्ति में, या उसके कहें उसकी जो मार्ग में जो भी कठिनाइयां आई, परिस्थितियों में जो भी थी उसको क्या एक तरह से समाप्त करने का प्रयास करता है। अगर वो समाप्त कर लेता है तो क्या एक तरह से वो क्या है? तनाव को कम कर लेता है। कार्य विधि में परिवर्तन, कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति
जो उद्देश्य के मार्ग में जो व्यक्ति चाह रहा है उसकी जो आवश्यकता पूर्ति में मार्ग में बाधा को नष्ट नहीं कर पाता है, अपनी बाधाओं का अगर समाधान नहीं कर पाता है तो वो क्या दूसरा मार्ग खोजता है। क्या करता है? दूसरा मार्ग खोजता है, अपनी कार्य विधि में परिवर्तन करता है कि हमें पता लगता है कि इस रास्ते पर जाकर के हम उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते तो हम क्या है दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। इसी प्रकार कार्य विधि में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम दूसरा मार्ग खोज करके समस्या का हल करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो ये भी एक व्यक्ति से तनाव से मुक्त हो जाता है। एक तरह से कार्य विधि में परिवर्तन कर लेते हैं। जो पहले से जो कार्य विधि कर रहे थे जिससे तनाव पैदा हो रहा था तो उस कार्य विधि में हम परिवर्तन करके क्या करेंगे उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। अवदान प्राप्ति की मुक्ति, इस विधि का प्रयोग क्या है? एक तरह से बालक जन्म से ही करने लगता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? जब कोई व्यक्ति स्वयं को अपेक्षित अनुभव करता है, वो समझता है कि मुझको सब अपेक्षित कर रहे हैं, मेरी अपेक्षा कर रहे हैं, तो क्या होगा? उस व्यक्ति का प्रयोग वो व्यक्ति अपना ध्यान, अब जो व्यक्तियों का जो सामने वाले व्यक्तियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। इसके अंतर्गत अवदान के अंतर्गत क्या करता है? अवदान प्राप्ति के अंतर्गत जो सामने वाले लोग हैं जो उसकी अपेक्षा कर रहे हैं उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि दूसरी ओर में ध्यान दे, वो व्यक्ति उन पर ध्यान दे। जैसे बात की जाए, अगर उदाहरण की बात की जाए, जैसे बालक है, अगर वो परिवार में रहे, अभिभावक उनको समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं या उनको प्रेम या स्नेह नहीं प्राप्त हो रहा है तो बच्चे क्या करते हैं? इस प्रकार का व्यवहार अपने अंदर लाते हैं कि वो जो घर वाले अभिभावक उनकी ओर ध्यान दें। इससे भी उनका क्या एक तरह से जो है सामाजिक समायोजन होने में या उसकी बात करें तनाव को करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर बात करें अन्य लक्षणों का प्रतिस्थापन या ये कह रहे उद्देश्यों में परिवर्तन, इसको ये भी कह सकते हैं उद्देश्यों में परिवर्तन। जब व्यक्ति को पता है कि लक्ष्य प्राप्ति में सफल नहीं हो पा रहा है, कोई ऐसा लक्ष्य बनाए उसको सफल नहीं हो रहा है और उत्पन्न बाधाएं पर विजय भी नहीं प्राप्त कर रहा है, वो एक तरह से उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर रहा है, उसका क्या करे? वो उस उद्देश्य को त्याग करके उसके समान दूसरा उद्देश्य क्या कर ले? ग्रहण कर ले, अपने उद्देश्यों में क्या है परिवर्तन कर ले। हमने पहले बात की थी कार्य विधि में, क्योंकि वो हमारा उद्देश्य है तो कार्य विधि में परिवर्तन करना है, लेकिन हम यहाँ उद्देश्यों में ही परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि कोई हमें कोई ऐसा उद्देश्य है कि जब हम उसको प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उसी के समानांतर हम दूसरा क्या कर सकते हैं? उद्देश्य बना लेते हैं और उसको पाने की कोशिश करते हैं। इसको उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जो बालक पढ़ाई में अपना नाम ऊंचा नहीं कर पाता है और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसका क्या है? वो खेलने में अपना नाम ऊंचा कर सकता है। मतलब खेलने वाले जो खेलने में अपना जो भी अपना सब कुछ दे करके उसको आगे बढ़ सकता है। ऐसे अगर दूसरी बात की जाए, दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, अगर कोई लड़की है गणित में वो जो है कमजोर है, गणित में कम अंक लाती है या एक तरह से अनुत्तीर्ण हो जाती है तो उसको क्या करना चाहिए? उस उद्देश्य को गणित वाले को त्याग करके उसकी जगह पर दूसरी विषय जैसे होम साइंस है उसको लेना चाहिए। अगर वो उसको ले लेती है तो उसमें क्या अच्छे अंक प्राप्त करती है और उसका तनाव कम हो जाता है। तो उसने क्या किया? उद्देश्य को परिवर्तन कर लिया, गणित से लेकर के क्या कर लिया उसने? अपने सब्जेक्ट को चेंज करके होम साइंस में परिवर्तन कर लिया। जैसे पहले एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें क्या है कि व्यक्ति का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो उसने अपना खेल में अपनी प्रगति की। तो ऐसे उद्देश्यों में अगर हम परिवर्तन कर लेते हैं या लक्षणों का प्रतिस्थापन कर लेते हैं तो इस प्रकार का हम जो है तनाव को कम कर सकते हैं। दूसरा विश्लेषण एवं निर्णय। जब व्यक्ति विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से घिर जाता है और अपना मानसिक संतुलन खो देता है, विभिन्न प्रकार की जब परिस्थितियों से घिर जाता है और अपना मानसिक संतुलन खो देता है और उसे लक्ष्य प्राप्ति का कोई उपाय खोजना पड़ता है या हम कहें उसके सामने लक्ष्य अधिक है और उसके अंतर्गत ये तनाव उत्पन्न हो जाता है कि वह किस लक्ष्य को छोड़े और किसको प्राप्त करने का प्रयास करे। तो इसके लिए वो क्या करेगा? विश्लेषण और विश्लेषण करेगा उसके समस्त पहलुओं पर, जो है उसकी जो प्राप्त करना चाहता है उसकी जो भी परिस्थिति है उस पर पूरा तरह से विश्लेषण करेगा और अच्छी तरह से विश्लेषण करने के बाद क्या करेगा? उस पर निर्णय लेगा, उचित निर्णय उस पर लेगा। इस प्रकार से वो एक तरह से क्या है अपना व्यक्ति मानसिक संतुलन प्राप्त कर लेता है और तनाव को कम कर पाता है। ये क्या है? तनाव प्रबंधन की क्या है? प्रत्यक्ष विधियां हैं। अब बात करें अप्रत्यक्ष विधियों की। अप्रत्यक्ष विधियों की बात की जाए तो इसमें गेट्स ने यही कहा था कि अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग केवल दुखपूर्ण या अनुभूतियों या तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा था जब हम मानसिक सामान्यता हमारी
और उसको बनाए रखना है, हमें मानसिक सामान्यता को अगर बनाए रखना है तो व्यक्ति को वह अचेतन रूप से अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब अचेतन रूप में से जो है इनडायरेक्ट मेथड को यूज करना चाहिए। इन्हें एक तरह से सुरक्षा की प्रक्रिया कहते हैं। इससे क्या होता है, व्यक्ति के अंदर अगर व्यक्ति में आत्मसम्मान की रक्षा करती है और उसके बचाव एक तरह से करती है जब वह निराश होता है या चिंताग्रस्त होता है। इस प्रकार की विधियों की बात की जाए तो हम जो प्रमुख विधियां हैं उसमें शोधन यानी प्यूरिफिकेशन, पृथकीकरण आइसोलेशन, प्रतिगमन रिग्रेशन, तादात्म्य स्थापित करना यानी एक तरह से जो है आइडेंटिफिकेशन, युक्तिकरण रेशनलाइजेशन, निर्भरता डिपेंडेंसी, दमन रिप्रेशन, प्रक्षेपण प्रोजेक्शन, क्षतिपूर्ति कंपनसेशन। जब इन अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग करके वो भी तनाव को कम कर सकता है। जैसे शोधन बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, शोधन शोधन के शोधन एक तरह से अचेतन की वह मानसिक प्रक्रिया है। व्यक्ति क्या होता है, संवेगात्मक शक्ति और आवश्यकताओं को ऐसे कृत्रिम पक्ष की ओर मोड़ दिया जाता है जिससे समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है और अपनी असामाजिक इच्छाओं को मार्ग को बदल करके सामाजिक मार्ग पर ले आता है। मतलब उसकी जो अंदर की जो भी संवेगात्मक शक्ति और आवश्यकता थी उसको क्या है, एक तरह से कृत्रिम पक्ष की दूसरे पक्ष की ओर वो उसको मोड़ देता है जिससे समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। एक तरह से शोधन करता है, जो अपने जो भी लक्षण है उनको एक तरह से शोधन करने का कार्य करता है। उदाहरण के रूप में इसको समझने की कोशिश करें, जैसे कवि कवि कालिदास जी थे। कवि कालिदास जी थे, उन्होंने क्या पत्नी से प्रेम करते थे, तो प्रेम भावना में वो क्या एक तरह से असफल हुए। जब प्रेम भावना में वो असफल हुए तो क्या है, उन्होंने शोधन किया, अपने आप को एक प्यूरिफाई किया और उन्होंने उसको क्या साहित्य की प्रेम भावना का रूप दे दिया। साहित्य में अपनी रुचि को लगा दिया, अपने प्रेम को कहाँ कर दिया, साहित्य में लगा दिया। और एक तरह से उन्होंने जो साहित्य में अपनी पत्नी को जो नायिका मान करके अपने मानसिक तनाव पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार का उदाहरण हम ले सकते हैं, जो कि हम एक तरह से शोधन, हमें जो भी समस्या आ रही है उसका एक तरह से शोधन करने की कोशिश करते हैं। दूसरा पृथकीकरण आइसोलेशन, ये टर्म तो आजकल बहुत प्रचलित में। आइसोलेशन की बात की जाए, आजकल जो कोरोना वायरस जो बीमारी आई है, कोरोना के कारण जो वैश्विक महामारी फैली हुई है, उसमें आइसोलेशन के वर्ड को बहुत यूज किया जा रहा है। क्यों, व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को अलग कर लेता है दूसरे व्यक्तियों से, क्या कर लेता है, एक तरह से अपने आप को दुखाने पर या कोई समस्या आने पर अपने आप को अलग कर लेता है। कोरोना से पीड़ित कोई व्यक्ति है या सामने वाला कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसको देख करके क्या कर लेता है, व्यक्ति अपने आप को पृथक कर लेता है या आइसोलेट कर लेता है। इसमें जो हम इसमें एक तरह से व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करके समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता है। उदाहरण की बात की जाए, और कोई अध्यापक किसी छात्र को पसंद नहीं करता है या उसे अकारण ही परेशान करता है तो छात्र क्या करता है, अपनी कक्षा में नहीं आता और दूसरी कक्षा में परिवर्तन कर लेता है। तो ये एक तरह से तनाव की स्थिति को कम करने का उपाय है। मतलब उसने क्या कर किया कि अपने आप को अलग कर लिया, उस समस्या से ही अलग कर लिया, उस अध्यापक से ही उसको अपने आप को अलग कर लिया। ऐसी प्रकार से आइसोलेशन की प्रोसेस को अपना करके भी हम जो तनाव की स्थिति को कम कर सकते हैं। और कोरोना वाली महामारी के कारण जो तनाव पैदा हो रहा है उसको आइसोलेशन के द्वारा या बात करें उसी के द्वारा हम जो है अलग करने की या उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिगमन की बात की जाए, रिग्रेशन, रिग्रेशन में क्या होता है, व्यक्ति पूर्ण व्यवहार को अपनाता है। एक तरह से पूर्ण व्यवहार को अपनाना है रिग्रेशन। व्यक्ति क्या होता है, जब निराशा उत्पन्न होती है या किसी चिंता के कारण व्यवहार को क्या है एक तरह से प्रारंभिक रूप में, जैसे कठिनाइयों में आकर परेशान व्यक्ति क्या क्या करता है, कभी कभी धूम्रपान कर लेता है या शराब का सहारा लेता है, तो वो क्या बच्चे की तरह व्यवहार करने लगता है। बच्चे की तरह व्यवहार करने लगता है तो वो अपने आप को तनाव को कम करने की कोशिश समझता है कि वो हमें अपने आप के तनाव को कम कर रहा है। तुमने देखा वो कभी कभी कहते हैं भाई, जैसे शराब का लोग यूज करते हैं तो कहते हैं कि हम जो है भाई अपने आप की टेंशन को कम करने के लिए पी रहा हूँ। इस प्रकार की जो एक तरह से प्रतिक्रमण का व्यवहार है वो, और बच्चे की तरह व्यवहार करता है। तादात्म्य स्थापित करना, तादात्म्य से तात्पर्य होता है कि अन्य बाह्य विषय के गुणों को अपना लेने या दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण करने से। जब हम किसी व्यक्ति के गुणों को अपना लेते हैं या दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण कर लेते हैं तो एक तरह से क्या है, तादात्म्य कहलाता है। जब व्यक्ति सफल नहीं होता है तो वो क्या करता है, अपने अंदर मनोरचना द्वारा प्रभावशाली व्यक्ति के साथ अपनी
वो अपना तादात्म्य स्थापित करने की कोशिश करता है। जैसे कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं, वो क्या, अगर फिल्मों के अभिनेता अभिनेत्री जो एक्टर एक्ट्रेस है उनसे क्या है तुलना करने लगते हैं और अपने आप को तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ये उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं इसको। इसमें व्यक्ति जब असफल होता है तो वो क्या, संबंधित व्यक्ति की सफलता को अपनी सफलता समझ करके तनाव को कम करने की कोशिश करता है। निर्भरता की जो बात क्या है, युक्तिकरण की बात करें जाए, एक इसमें क्या होता है, व्यक्ति वास्तविक प्रेरक को तो छुपा देता है और अन्य प्रेरकों को दोषी ठहरा देता है। अपने जो भी वास्तविक प्रेरक है जिसके कारण जो तनाव पैदा हो रहा है उसको तो छिपा देता है, अन्य प्रेरकों को दोषी ठहराता है। इससे क्या समझते हैं, व्यक्ति की जो क्षमता है उसको दोष नहीं माना जाता। जैसे उदाहरण के रूप में बात की जाए कि परीक्षा में कोई बच्चा पास नहीं हुआ है, परीक्षा में फेल हो गया है, तो वो क्या करता है बालक, उसका अपने जो फेल होने का कारण बता देता है कि शिक्षक ने अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया या अपना मूल्यांकन, हमारा जो मूल्यांकन हुआ है वह सही प्रकार से नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के वो क्या दोषारोपण दूसरों पर करने लगता है और अपने जो वास्तविक प्रेरक है कि मेहनत नहीं की हमने, उसको नहीं मानता है, लेकिन क्या है अन्य प्रेरकों को जो दोषी ठहराने लगता है कि शिक्षक ने अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया या मूल्यांकन सही प्रकार से नहीं हुआ है। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो क्या, एक तरह से युक्तिकरण, इसके द्वारा भी क्या वो अपने तनाव को कम करने की कोशिश करता है। बात करें निर्भरता में क्या होता है, जब व्यक्ति सभी प्रयत्नों के बावजूद किसी कार्य में असफल हो जाता है, जब सारे प्रयास उसने कर लिए और फिर भी वो उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो वो क्या करता है, अपनी जो स्वयं की जो समस्या है किसी योग्य व्यक्ति को सौंप देता है और उसी पर निर्भर हो जाता है। सामने वाला कोई व्यक्ति योग्य था, उस पर अपनी जो समस्या है उसको सौंप देता है और उसके जो भी वह योग्य व्यक्ति उसको दिशा निर्देश देता है या जिसके ऊपर वह निर्भर है वो दिशा निर्देश देता है, तो उसको वह पालन करने लगता है और अपना जीवन यापन यानी जीवन उसी प्रकार से जो व्यतीत करने लगता है। तो एक तरह से क्या मानसिक तनाव को समाप्त जो उससे हो जाता है। बात करें दमन क्या होता है, एक तरह से व्यक्ति की जो चिंता है जो समाप्त करने के लिए, जो और कोई इच्छा उसकी प्राप्ति नहीं हुई है या उसका कोई आवश्यकता उसकी पूर्ति नहीं हुई है, तो वो क्या कर लेता है, उसका दमन कर लेता है और उससे छुटकारा पा लेता है, उसको छोड़ देता है। और फ्राइड ने इसमें कहा था, दमन वह प्रतिक्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना से उन विचारों आवेगों को हटा देता है जो चिंता को उत्तेजित करते हैं। इसमें क्या, जो समस्या हमें जिस कारण से हो रही है, जो समस्या हमें जिस कारण से हो रही है, हम उस कारण को ही त्याग दें या उस इच्छा को ही त्याग देते हैं, उसका अपने अंदर या एक तरह से दमन कर लेते हैं। वो क्या है, यह भी एक तरह से जो है तनाव को कम कर सकती है। आगे आते हैं प्रक्षेपण। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि एक व्यक्ति अपने अवांछित जो विचार हैं, आवेग हैं या दोष हैं या बुरे कार्य हैं, ये क्या है, इनका क्या करता है, वो बाह्य पदार्थों या अन्य व्यक्तियों पर थोप कर स्वयं की आत्मनिंदा आत्म अवमूल्यन से रक्षा करता है। इसमें क्या करता है, अपने जो भी उसके अवांछित विचार हैं, आवेग हैं, दोष हैं, वो दूसरों से लगता है। वो कार्ड वो कहता है कि मेरा नहीं, वो अपने जो विचारों को दूसरों पर, जैसे उदाहरण की बात की जाए, इसके अंदर हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे व्यक्ति लालची है, यदि व्यक्ति लालची तो वो क्या संपूर्ण संसार को लालची मानने लगता है और स्वयं तरह उसका बोध अपने जो दोष है उसको छिपाने की कोशिश करता है। मतलब एक तरह से उसके जो अवांछित व्यवहार है या अवांछित विचार है उनको क्या है छिपाने की कोशिश करता है और दूसरा ऊपर क्या है दूसरे सामने वाले पर जो है थोप देता है और अपने आत्मनिंदा और आत्ममूल्यांकन से रक्षा करता है। ऐसे दूसरा उदाहरण है, ऐसे कोई लालची की वजह हम बेईमान व्यक्ति भी कर सकते हैं। जैसे एक बेईमान व्यक्ति है तो वो क्या सबको बेईमान व्यक्ति बताने लगता है, तो एक तरह से वो भी क्या है, एक तरह से प्रक्षेपण का उदाहरण है। या ये कह सकते हैं कोई व्यक्ति चरित्रहीन है, वो दूसरे को जो है चरित्र सबको चरित्रहीन मानने लगता है। एक तरह से प्रक्षेपण क्या है, एक तरह से तनाव को कम करने के लिए करता है कि वह अपने जो जो गुण है दूसरों के अंदर का उसको दिखाने की कोशिश करता है। क्षतिपूर्ति कंपनसेशन की बात आती है तो हम जानते हैं क्षतिपूर्ति जैसे कोई चीज का किसी के पास नहीं है या कोई नुकसान हो जाता है तो वो क्या है उसकी क्षतिपूर्ति किसी न किसी जरिए से करने की कोशिश करता है। जैसे उदाहरण क्षेत्र में असफल होता है, अगर व्यक्ति को एक क्षेत्र में असफल है
और वह स्वयं में कमी महसूस करता है तो वो क्या करे, अन्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। मतलब जो उसको जो हानि इस क्षेत्र में हो रही है वह दूसरे क्षेत्र में जाकर के उस हानि को या दूसरे उस नुकसान को भरपाई कर सकता है, मतलब उसकी क्षतिपूर्ति कर सकता है। उदाहरण के रूप में अगर उसको जाने, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक विकलांग है, अगर कोई व्यक्ति अगर शारीरिक विकलांग है तो वो क्या है भाई, उसमें क्षतिपूर्ति उसमें एक शरीर ही नहीं है, तो वो क्या इसकी जो क्षतिपूर्ति कैसे प्रकार कर सकता है, वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा पढ़ लिख जाए और अच्छी सफलता प्राप्त कर ले, तो वो क्या है इस विकलांग की क्षतिपूर्ति आसानी से कर सकता है। तो ये क्षतिपूर्ति इसके द्वारा भी मानसिक तनाव को खत्म किया, क्योंकि जो विकलांगता के कारण उसके जो तनाव था उसने शिक्षा से प्राप्त करके उसकी जो है तनाव पर मुक्ति पाने की कोशिश की। अगर बात करें, अभी तुमने उदाहरण जो सुना होगा आईएएस हुई थी टीना डावी, जो कि विकलांग थी एक तरह से, जो विकलांग थे तो उन्होंने क्या एक तरह से आईएएस बन करके या टॉप बन करके उन्होंने एक तरह से उसको जो उनका जो देश था जो क्षतिपूर्ति उसको वहां पर प्राप्त कर ली। ये उदाहरण है, ये अप्रत्यक्ष विधियां हैं जिससे क्या तनाव को कम किया जा सकता है। इसके अलावा बात करें अन्य भी उपाय जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं, दिनचर्या में कर सकते हैं, जैसे कुशल समय प्रबंधन। हम एक तरह का टाइम टेबल बनाएं, कोई भी कार्य करने का है किस प्रकार उसको कितने समय में खत्म किया जाए, एक तरह से हम जब प्रबंधन करते हैं तो उससे भी तनाव को खत्म किया जा सकता है। शांत रहना, शांत रहकर भी एक तरह से तनाव को खत्म किया जा सकता है। दूसरा आ गया पारस्परिक सहयोग से कार्य करना। हम व्यक्तियों से मिलजुल करके कोई कार्य करते हैं, सहयोग की भावना से करते हैं, तब भी हम इसको खत्म कर सकते हैं। समाज के लोगों से मिलना जुलना रहता है तो समाज की जो भी कार्य है, समाज से जो भी हमें तनाव पैदा होता हुआ वहीं की वहीं समाप्त हो जाते हैं। प्रेरणादायक साहित्य का अध्यापन, हमें इस प्रकार के लिटरेचर को पढ़ना चाहिए जो कि हमें मोटिवेट करे, यानी हमें प्रेरणा दे के इस प्रकार के हमें कार्यों को करना है जिससे हमें तनाव पैदा ना हो। नकारात्मक सोच से बचें। अगर व्यक्ति में नकारात्मक सोच है या जो निराशावादी दृष्टिकोण है तो सकारात्मक दृष्टिकोण रखें किसी भी कार्य के प्रति, कि हमें सोचें कि हम जिस कार्य को करेंगे तो हमें इसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आत्मविश्वास से धैर्य रखेंगे तो अब जो है एक तरह से तनाव को कम किया जा सकता है। तनाव होने पर अपने आप को व्यस्त रखें। अगर तनाव से पीड़ित है, तनाव की समस्या से, तो अपने आप को अन्य कार्यों में लगाएं और अपने आप को बिजी रखें। इसके अलावा जो प्रमुख है, नियमित शारीरिक व्यायाम, योग प्राणायाम करें। हमारे जो भी हम शारीरिक व्यायाम करते हैं उससे हमारा तनाव कम होता है। विभिन्न प्रकार के योग है, प्राणायाम है, जब उनको करते हैं इससे हमें शांति मिलती है। शांति मिलती है तो उसको समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से हमें आज हमने तनाव के बारे में पढ़ा कि भाई हमें तनाव जो हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से जब इसका तनाव का दुष्प्रभाव पड़ता है तो हमें क्या है, तो हमें ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, उनका समस्या समाधान हमें करना जरूरी है। और ऐसी समस्याओं परेशानियों के लिए हम क्या है तनाव पर किस प्रकार नियंत्रण पा सकते हैं उसके बारे में आज जाना, और इसी के तहत हमारा यह चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू। और कोई किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। किसी की ट्रेनिंग की